दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी आखिर आपने झूठ क्यों बोला। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, ये देखिए आपके और मेरे लिए ये वाली साड़ियाँ लाई हूँ। बोलते हुए रजनी अपने हाथ में पकड़ी हुई थैलियों में से साड़ियाँ निकालने लगी। सुधा जी ने जैसे ही साड़ियाँ देखी उनका मुंह फूल गया और वे बोली, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी लाई हुई साड़ियाँ। तुम जानती तो हो मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी ननद कामिनी ही लाती है, और मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना दिमाग मत चलाया करो ज्यादा। तुम्हारी साड़ी भी कामिनी से ही मंगवा दिया करो, वह खुशी खुशी ला देगी बेचारी। तुम देखती तो हो वह कितना करती है इस घर के लिए, और उसकी पसंद भी हमेशा से अच्छी रही है। रजनी बहुत प्यार से अपनी सास और अपने लिए साड़ी लाई थी, मगर सुधा जी के मुंह से ये बात सुनकर रजनी का दिल फिर एक बार खट्टा हो गया। रजनी की शादी के बाद वह पहली बार अपने हाथ से कुछ खरीद कर लाई थी, मगर वह भी मम्मी जी को पसंद नहीं आया। जबकि रजनी के मायके में तो सब रजनी की पसंद पर नाज करते हैं, पर यहाँ जाने मम्मी जी को मेरी पसंद क्यों पसंद नहीं आती। यही सोचते सोचते रजनी को उस दिन की बात याद आ गई, जब रजनी अपनी सास और ननद के साथ बैठी हुई थी और बाहर चूड़ियाँ बेचने वाला आया था। सुधा जी बोली, कामिनी मुझे चूड़ियाँ खरीदनी हैं, चल बाहर से चूड़ियाँ ले लेते हैं। रजनी भी दोनों के साथ बाहर गई। रजनी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और कामिनी को गुलाबी। सुधा जी तब भी यही बोली, कामिनी गुलाबी कह रही हैं तो गुलाबी खरीद लेती हूँ। आखिरकार अब तक कामिनी की पसंद का ही तो पहनते आई हूँ। फिर सुधा जी बोली, कामिनी तेरे लिए भी चूड़ियाँ खरीद ले बेटा, तूने भी तो पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। कामिनी बोली, हाँ मम्मी, बहुत समय से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदी हैं। सुधा जी ने जबरन बेटी के लिए भी नई चूड़ियाँ खरीद ली, मगर रजनी को किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उसे भी चूड़ियाँ चाहिए। रजनी ये माँ बेटी का ड्रामा अपने घर में कहीं दपा देख चुकी थी। उतने में सुधा जी के मोबाइल की घंटी बजी और रजनी की तंद्रा टूटी। उनकी बेटी कामिनी का ही फोन था। कामिनी का फोन आया नहीं कि सुधा जी बोल पड़ी, हो सके तो शाम को घर आ जा बेटा, तेरी भाभी जाने कहाँ से सड़ियाँ उठा लाई हैं, जिसे बदलवानी पड़ेगी। शाम को तू आ जाती तो तेरी भाभी के साथ जाकर बदलवा देती। ये सब सुनकर रजनी उदास हो गई। रजनी की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था, मगर अभी भी घर में सासू माँ के मुंह पर हमेशा उनकी बेटी कामिनी का ही नाम रहता। रजनी अपने घर के प्रति समर्पित एक समझदार बहू थी, मगर सुधा जी कभी रजनी को एक बहू वाला दर्जा दे ही नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा उनकी बेटी कामिनी ही रहती।
कामिनी जब भी आती अपने साथ कठिनाइयों का खजाना लाती। उनके मुंह से हमेशा एक नई कठिनाई सुनने को मिलती, जिस वजह से रागिनी को भी उन पर दया आती। कामिनी का मायका और ससुराल दोनों ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए शाम को कामिनी अपने मायके आ गई। कामिनी के आते ही सासू माँ तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा कैसे हैं तू और जमाई बापू के व्यवहार में अब कुछ बदलाव है या नहीं? नहीं माँ, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता तो आ गया होता कब से। मुझे नहीं लगता अब वे कभी बदलेंगे। कामिनी बोली। सुधा जी बोली, तू चिंता मत करना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मम्मी मुझे जरा 10,000 रुपए दे देना, दोनों बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। कामिनी ने कहा। हाँ हाँ बेटा, रुक अभी लाई। कहते हुए सुधा जी उनके कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी और पैसे लाकर कामिनी के हाथ में रख दिए। रजनी जब से इस घर में आई थी तब से यही देख रही थी कि उसके सास ससुर बार बार बेटी को पैसे देते हैं। थोड़ी देर बाद कामिनी और रजनी साड़ियाँ बदलवाने गए, जहाँ कामिनी ने अपने लिए भी एक साड़ी खरीद ली और सासू माँ से लिए पैसों में से ही उसने साड़ी के पैसे दिए। रजनी को पहले तो कामिनी दीदी पर बहुत दया आती थी, क्योंकि वे हमेशा बताती कि उनके पति और ससुराल वाले मिलकर उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। मगर बार बार दीदी का अपने मायके से यूं पैसे लेना अब रजनी को भी अखरने लगा था और आज तो दीदी ने हद ही कर दी थी। जो पैसे उन्होंने मम्मी जी से बच्चों की स्कूल फीस के नाम पर लिए थे, उसी में से उन्होंने अपने लिए इतनी महंगी साड़ी खरीद ली थी। आज रजनी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। आज रात वह अपने पति राजीव से बोली, कामिनी दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं राजीव? राजीव बोला, कामिनी दीदी का पति हितेश कामिनी दीदी और उसके बच्चों का खर्चा उठाता कहाँ है रजनी? दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसलिए मम्मी पापा कामिनी दीदी और उनके बच्चों के सारे खर्चे उठाते हैं। और वैसे भी वह सारा पैसा मम्मी पापा का है, वे चाहे जिस पर खर्च करे। रजनी को सुनकर थोड़ा असंभव लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर बेटे और बेटी दोनों का हक बराबर का होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। नवरात्रि चल रहे थे और 3 दिन बाद घर में माताजी का कीर्तन था, जिसकी तैयारी में सुबह से रजनी लगी हुई थी। सभी आस पड़ोस वाले रिश्तेदार को आने का न्योता दे दिया गया था। माताजी के कीर्तन में रजनी ने सभी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भजन कीर्तन से लेकर खाना पीना एक एक चीज का रजनी ने बहुत ध्यान रखा। अंत में सारे रिश्तेदारों ने रजनी की बहुत तारीफ की। उस दिन सुधा जी को भी रजनी पर गर्व महसूस हुआ। कीर्तन में कामिनी और उसके पति हितेश भी आए हुए थे। दोनों दूर बैठकर कुछ अपनी
अपनी ही बातों में मगन थे और दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर रजनी सोचने लगी, दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोनों के बीच ऐसा मनमुटाव होगा। और आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जो अच्छा खासा कमाते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च ना उठाए। दीदी जीजाजी तो इतने सालों बाद भी दूर बैठकर इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। जब रजनी ने कामिनी दीदी और हितेश जीजाजी को नाश्ता दिया तो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। रजनी को जैसे आज शक नहीं यकीन हो चला था कि दीदी जीजाजी में बहुत गहरा प्यार है, तो क्या दीदी या मायके में जीजाजी के खिलाफ सब कुछ झूठ बताती हैं। दीदी की वह एक के ऊपर एक कठिनाइयाँ क्या सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन दीदी अपने ही मायके वालों को इतना झूठ क्यों बोलेगी। मायके वालों से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है, इतना झूठ क्या सिर्फ पैसों के लिए। क्या एक बेटी अपने मायके वालों से इतना झूठ बोल सकती है। रजनी के मन में बहुत सारे सवाल आ चुके थे। उतने में रजनी को पीछे से किसी ने आवाज दी। रजनी ने सारे विचार एक तरफा रखे और फिर से मेहमानों की आवभगत में लग गई। मगर उस रात रजनी के मन में सवाल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कामिनी दीदी अपने पति की सारी कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे पूरे कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है। हितेश जीजू और कामिनी दीदी दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जीजू और उनके बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। रागिनी जानती थी उसके पति या सास ससुर से इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे लोग सोचेंगे कि मुझे कामिनी से जलन है, इसलिए मैं ऐसा सब बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटी के बारे में माँ पापा कभी गलत क्यों सोचेंगे। वह अगली बार का इंतजार करने लगी कि देखते हैं दीदी वापस कब पैसे मांगती हैं। दूसरी ओर सास सुदाजी के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। नवरात्रि में जब से सारे रिश्तेदारों ने उनकी बहू की तारीफ की थी, सुधा जी को भी अपनी बहू थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। अब वे ज्यादा टोका टोकी नहीं करती थी और हर मसले में रजनी की राय भी पूछने लगी थी। रजनी भी सासू माँ में आई बदलाव से खुश थी। थोड़े ही दिन बाद कामिनी ने अपनी माँ सुधा जी को फोन किया और बोली, मम्मी राजीव से कहो जल्दी से मेरे नंबर पर 10,000 गूगल पे कर दे। बिजली का बिल ना भरने की वजह से बिजली वालों ने हमारे घर की लाइट काट दी है। सुधा जी ने फोन रखकर राजीव से तुरंत 10,000 कामिनी को गूगल पे करने कहा। रजनी बोली, रुको राजीव, पहले मेरी ये बात सुन लो। फिर रजनी सुधा जी से बोली, मम्मी जी ये तो बहुत गलत हो रहा है। कामिनी दीदी के साथ उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अगर उनके पति और कामिनी दीदी का रिश्ता इतना ही खराब चल रहा है तो दीदी को ऐसे पति के साथ रहने की क्या जरूरत है। दीदी को और उनके बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ मायके आ जाना चाहिए।
वैसे भी उनका सारा खर्च हम ही तो उठाते हैं और हमें उनके पति के खिलाफ कंप्लेन भी करनी चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर दीदी का क्या फायदा जो ना दीदी को प्यार देता है और ना पैसे। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। कम से कम कामिनी दीदी का ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा और दीदी हमेशा यहाँ मायके में रहेगी तो उन्हें हमारा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। वहाँ दूर बैठे बैठे ना जाने बेचारी कितनी परेशान होगी और कितनी ही बातें हमसे कह भी नहीं पाती होगी। सुधा जी को भी रजनी की बात बिल्कुल सही लगी और वे बोली हाँ बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी कामिनी पहले से ही इतनी दुखी हैं, जब भी फोन करती हैं रोती रहती हैं। बेचारी को एक पल सुख न मिला उस आदमी से। ऐसे निर्जल आदमी के साथ रहने से क्या फायदा जो मेरी बेटी को हर पल निशा दिखाता है। रुको मैं अभी फोन लगाती हूँ और कह देती हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ दे ऐसे पति को। काश ये बात पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती तो मेरी बेटी को इतने दुख नहीं देखने पड़ते। हमें पहले ही अपनी बेटी और नाते नातिन को यहाँ ले आना चाहिए था। सुधा जी ने कामिनी को फोन किया तो वहां से कामिनी और हितेश एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे और हितेश बोला लगता है पैसे भेज दिए होंगे तभी फोन आया है तुम्हारी मम्मी का। कामिनी ने खुशी से फोन उठाया और बोली हाँ मम्मी पैसे भेज दिए क्या। सुधा जी बोली बेटा तुम और बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्जल आदमी के साथ क्या रहना जो तुम्हें इतना त्रास देता है। कामिनी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली मम्मी जी ये क्या कह रही हो तुम। समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं जमाने का सामना करूं और सभी को दलीलें दूं, इसलिए मुझे नहीं आना मम्मी मायके। सुधा जी बोली बेटा जमाने भर को दलीलें देने हम जो बैठे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के आगे अपनी सफाई देने की। बस अब बहुत हुआ, तू एक पल भी नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकियां की। दरअसल गलती हमारी ही थी जो सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरा और बच्चों का सारा खर्च हमने ही उठाया है। यही खर्च हम तुझे हमेशा अपने पास रख कर भी तो उठा सकते थे। वो तो आज बहू ने ये बात सुझाई तब मुझे ख्याल आया कि तू इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है। बस अब तू आ जा। कामिनी यह सब सुनकर घबरा गई और समझ गई कि इससे पहले कि माँ को सब सच पता चल जाए मुझे फोन रख देना चाहिए। कामिनी बोली मम्मी मैं मायके नहीं आ सकती, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, चलिए फोन रखती हूँ। फोन रखने के बाद हितेश बोला क्या हुआ, पैसे आ गए क्या। कामिनी बोली पहले की बात और थी हितेश।
अब वहाँ मेरी भाभी आ चुके हैं, जिसने शायद हमारी ये चालाकी पकड़ ली है। अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले। हमारी भलाई इसी में है कि अब हम वहाँ से पैसे ना लें। थोड़े दिनों तक तो कामिनी मायके भी नहीं आई। अब तो रजनी को पूरा यकीन हो चुका था कि कामिनी झूठ ही बोलती थी और चोरी पकड़े जाने पर अब उसने यहाँ आना भी छोड़ दिया है। सुधा जी ने आज कामिनी को अपनी कसम देकर घर बुलाया तो कामिनी अपने मायके आई। सुधा जी बोली, कामिनी मेरे फैसले पर तूने विचार किया या नहीं? कामिनी बोली, मम्मी अब हितेश में धीरे धीरे बदलाव आ गया है। मेरे हमेशा मायके चले जाने की धमकी सुनकर वह घबरा गया है और अब वह मुझे पैसे भी दे रहा है। कहते हुए उसने चोर निगाह से रजनी की तरफ देखा। रजनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुधा जी जब कुछ काम से बाहर गई तो रजनी बोली, कामिनी दीदी, एक बेटी का अपने मायके से अटूट रिश्ता होता है, क्योंकि उसने वहां अपनी जिंदगी के 20-22 वर्ष बिताए होते हैं। अपने मायके वालों से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती, मगर कुछ लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ये बात अब समझ आई है मुझे। कामिनी बोली, रजनी प्लीज ये बात मेरे माता पिता या भाई किसी को मत बताना, उन सब का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। रजनी बोली, दीदी मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मैं भी नहीं चाहती कि एक माता पिता जो अपनी बेटी पर इतना भरोसा करते हैं, उनका उस भरोसे पर से विश्वास उठ जाए। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने लोगों से ही फायदा उठाने लगते हैं, अपनों के भरोसे का गलत फायदा उठाने लगते हैं, मगर वे ये भूल जाते हैं कि 100 दिन लोहार के 1 दिन चुनार का। झूठ को कितना भी लाग लपेट के बोल लिया जाए, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है।